अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फ़ौज़िया एनाटमी फ़िज़ियोलॉजी लेक्चर के साथ। आज मैं आपको ब्लड का पार्ट 4 पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमने आरबीसीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आरबीसीज़ में मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, और उसके साथ मैंने आरबीसीज़ का काउंट बताया था मेल फीमेल और बच्चों में। फिर उसके साथ जो है हमने आरबीसीज़ की कंपोजिशन देखी थी, और साथ में शेप और लाइफ स्पेन और आरबीसीज़ को एनर्जी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ का बताऊंगी कि आरबीसीज़ जो हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो आरबीसीज़ आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। प्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेज का जो नंबर है 53 है, और इस पे दिया हुआ है टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़। तो यहाँ पे आरबीसीज़ कहा गया है कि डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी के आरबीसीज़ जो होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एरियाज़ में बॉडी के प्रोड्यूस होते हैं। बट ये स्टेजेस कौन सी होंगी? ये बच्चे के पैदा होने से पहले की स्टेजेस 9 मंथ की स्टेजेस हैं। 9 महीने के दौरान जो है बच्चे के अंदर आरबीसीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो इसमें आ जाता है कि 9 मंथ्स को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में जो है हम डिवाइड कर देते हैं। पहले 3 माह को कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। सेकंड 3 मंथ्स जो होते हैं उन्हें सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, और लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उन्हें थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फिर देखना ये है कि इनमें जो है आरबीसीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आरबीसीज़ जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फीटल लाइफ कह सकते हैं इसको। पहले 3 माह की जो एज होती है बेबी की माँ के साथ जब प्रेगनेंसी की सूरत में, तो उसे हम फीटल भी कहते हैं। तो फीटल लाइफ में जो है आरबीसीज़ कहाँ प्रोड्यूस होंगे? आरबीसीज़ आर प्रोड्यूस फ्रॉम फीटल लाइफ। आरबीसीज़ पहले ट्राइमेस्टर में जो है वो कह रहे हैं फीटल लाइफ होगी। फीटल लाइफ में आरबीसीज़ प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे? आरबीसीज़ प्रोड्यूस इन द योक सैक। तो आरबीसीज़ जो हैं योक सैक में प्रोड्यूस होंगे। योक सैक कौन सी होगी? एग की योक सैक जो है उसके अंदर जो है, उस पाउच के अंदर जो है, उसकी सैक के अंदर जो है आरबीसीज़ प्रोड्यूस होंगे। और आरबीसीज़ क्यों प्रोड्यूस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन क्योंकि डेवलपमेंट करानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। इस वजह से आरबीसीज़ जो हैं वो योक सैक में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर। सेकेंड इसमें आ जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। वो कह रहे हैं कि 3 माह से अगले जो 3 मंथ्स को ऐड कर लें तो 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी इसमें आ जाएगी। आरबीसीज़ आर प्रोड्यूस मोस्टली इन लीवर, इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। फिर इसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो योक सैक में प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो बेबी के तैयार हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि आरबीसीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। करके जो है वो कहाँ चले जाएंगे, किन ऑर्गन्स में जाएंगे? तो लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। जिगर में, तिल्ली में और लिम्फ नोड्स में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होंगे 6 to 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तब आरबीसीज़ जो हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब 6 माह के बाद जो 3 माह होंगे उसमें, और उसके बाद की पैदाइश के बाद की जो एज होगी उसमें आरबीसीज़ जो हैं वो बोन मैरो में ही बनेंगे। तो क्योंकि लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के डेवलप होने के बाद जो है बोन्स बनना शुरू हो जाएंगी, और आरबीसीज़ जो हैं वो माइग्रेट करेंगे लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड से, और बोन मैरो में जो है स्टेम सेल्स कह लें या प्रोजेनेटर सेल्स कह लें आरबीसीज़ के, वो शिफ्ट हो जाएंगे बोन मैरो में। और उसके बाद जो है फिर आरबीसीज़ जो हैं वो बोन मैरो में ही तैयार होंगे। तो जस्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर हम बात करें कि आरबीसीज़ जो हैं वो कौन कौन सी लोकेशंस पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो हम प्रेगनेंसी से पहले की बात करेंगे, आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसमें भी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आरबीसीज़ जो हैं वो बोन मैरो में ही बनेंगे। जो फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे उसमें आ जाएगा, हम उसे कह देंगे कि प्रेगनेंसी के जो 6 मंथ्स होंगे उसमें बेबी में, या उसमें कह लें कि फ़ीटल लाइफ के अंदर जो है, और फीटल लाइफ से अगले 3 मंथ्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होंगे आरबीसीज़ योक सैक में, स्प्लीन और लिम्फ नोड या लीवर में बात करेंगे। बट 6 मंथ्स के बाद
3 माह की, और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है इसमें जो है आरबीसीज बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स ऑल बोन्स प्रोड्यूस आरबीसीज। फिर बेबी जब 5 साल का हो जाएगा बच्चा, तो उसमें आरबीसीज जो है वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगे। आफ्टर द एज ऑफ 20 साल के बाद बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज। तो बोन मैरो जो है आरबीसीज की, लॉन्ग बोन्स की आरबीसीज, लॉन्ग बोन की जो बोन मैरो है वो आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स। तो आरबीसीज फिर यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ पे, मेम्ब्रेनस बोन्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी होंगी, तो इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं। एग्जांपल्स में स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री एंड इलियम। स्टर्नम सीने की जो हड्डी होगी, और इसके बाद जो इसमें आ जाता है रिब्स आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं साथ में वर्टिब्री, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है। इलियम जो है हिप बोन का जो फर्स्ट पार्ट है बोन का, उसे हम इलियम कहते हैं। तो ये सारी बोन्स जो हैं ये मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं। और ये जो है मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं, जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से प्रोड्यूस होती हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन या ओसिफाइड बोन्स कौन सी होती हैं, जो मेसेंकाइमल सेल से प्रोड्यूस होती हैं। और मेसेंकाइमल सेल्स कौन से सेल्स होंगे, जो कि ब्लड, बोन मैरो के सेल्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे सेल्स जब बोन्स की, ऐसे सेल्स जिनसे बोन्स प्रोड्यूस होंगी, तो उनको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस बोन्स या मेसेंकाइमल सेल से प्रोड्यूस होने वाली बोन्स। और इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेल्स को बनने के लिए, आरबीसीज को बनने के लिए जो हैं वो ज़रूरी हैं। और यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये है आरबीसीज की बर्थ, आरबीसीज की प्रोडक्शन, कि आरबीसीज जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको प्रोड्यूस होने के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं, ताकि आरबीसीज के जो कंप्लीट बाइकनकेव फीचर है, कंप्लीट बाइकनकेव शेप है, जो वो मेंटेन हो और अच्छे उसमें प्रॉपर तरीके से उसकी शेप बन जाए, कोई उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसके लिए फिर कुछ फैक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहला फैक्टर जो है विटामिन B12 है, इज़ एसेंशियल विटामिन फॉर डीएनए सिंथेसिस। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन को डिफरेंट क्रोमोसोमल रीजन्स के अंदर जो है उसकी बेसिस को जो है मेंटेन करने के लिए, और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, डीएनए की बेसिस जो होती हैं वो प्रॉपरली डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इसके बाद इसमें रहता है विटामिन C एंड फोलिक एसिड, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस। विटामिन C जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन ने आरबीसीज के साथ जो बंडी करनी होती है, तो विटामिन C फिर हीम के लिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन C ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है, और वहाँ से लीवर में जो है हीम को ब्रेक करवा कर हीम की जो है वहाँ पे जो स्टोरेज होती है उसमें से हीम को ब्लड के थ्रू जो है पहुंचा देता है बोन मैरो में, ताकि हीमोग्लोबिन तैयार हो सके और वो जाके फिर आरबीसीज के साथ अपनी बॉन्डिंग कर सके। उसके बाद इसमें रहता है फोलिक एसिड, जो कि विटामिन B9 भी कहलाता है। विटामिन B9 भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। डीएनए के स्ट्रक्चर की मिथाइलेशन के लिए, प्रॉपर मिथाइलेशन करवाने के लिए डीएनए के स्ट्रक्चर में आरबीसीज की ज़रूरत होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि डीएनए की जो बेसिस होती हैं उनके प्रॉपर रिएक्शंस कंप्लीट कराने के लिए जो है हमें विटामिन B9 की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन इसमें रहता है, अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे हमने विटामिन C की बात की है कि विटामिन C हीम को फोर्स करेगा, हीम को ब्लड में शामिल करा के बोन मैरो में भेजेगा, ताकि हीमोग्लोबिन में से हीम का पार्ट जो है वो पहुंच जाए और वहाँ पे जाके ग्लोबिन के साथ जो है कॉन्जुगेशन करके हीमोग्लोबिन बनाए। इसी तरह से प्रोटीन की हमें ज़रूरत है, उसमें से भी हमें नेसेसरी जो है वो बताए हुए हैं कि अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस। कहते हैं कि हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन है, बी जो है वो ग्लोबिन को शो करता है। तो प्रोटीन भी हमें ज़रूरी है, ग्लोबिन प्रोटीन है, इस वजह से हीमोग्लोबिन की कॉन्जुगेशन में हीम के साथ ग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो इस सेंस में प्रोटीन भी हमारे लिए ज़रूरी होंगी कि
एरिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस में प्रोटीन का भी रोल होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक प्रोटीन है जो कि हमारे जीआईटी में पाया जाता है और हमारी स्टमक की म्यूकोजा से रिलीज़ होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर कमी हो जाए तो विटामिन B12 जो है वो हमारी आंतों से, अंतड़ियों से जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, विटामिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। मे बी डीएनए की जो बेसिस हैं वो अपना एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बेसिस आपस में रिएक्शन करके जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को ना बना सकें। तो इस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है डिफरेंट विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए जीआईटी से ज़रूरी होते हैं और वो विटामिन जो होते हैं वो डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल के तौर पर विटामिन B12। फिर इसमें आ जाता है आयरन, Fe। आयरन के लिए साइन है, ये हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो आयरन है। एंड सम हार्मोन्स में एरिथ्रोपोइटीन आ जाता है जो कि किडनी से रिलीज़ होता है, आर आल्सो इसेंशियल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। तो ये भी जो है वो डीएनए की सिंथेसिस के लिए इसमें आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होगा। अब एरिथ्रोपोइसिस में यहाँ पे बताया हुआ है कि एरिथ्रोपोइसिस इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन। अब एरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कब होती है। तो इसमें आ जाता है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इनडायरेक्टली हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीसीज के पास है। और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो इसमें हम कहेंगे कि आरबीसीज का लेवल कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ इस लाइन में कहा हुआ है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किडनी रिलीज एरिथ्रोपोइटीन। तो किडनी के अंदर जो है एक हार्मोन जिसका नाम एरिथ्रोपोइटीन है वो एक्टिव हो जाता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और विच स्टिमुलेट आरबीसीज प्रोडक्शन, और वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है इन द रेड बोन मैरो। कहाँ पर जाके? आरबीसीज रेड बोन मैरो के अंदर। और इस तरह से रेड बोन मैरो के अंदर प्रोजेनेटर सेल्स या पेरेंट सेल्स या स्टेम सेल्स जो होते हैं नए आरबीसीज बनाना शुरू कर देते हैं, और वो आरबीसीज फिर बाद में ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड के अंदर आरबीसीज का काउंट जो है वो नॉर्मल कर देते हैं। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, और इसको आप पिछले लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को भी पढ़ें, साथ में इस लेक्चर को भी तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।